Hello, my dear future chartered accountants. So today we are going to begin with the international trade, which is very important chapter for economics. These notes are enough to cover everything, right? So let's proceed with the international trade. So international trade का से पहले हम जानना चाहते हैं क्यों कंट्रीज जो है वो ट्रेड करती हैं, क्यों जो कंट्रीज हैं वो बिजनेस करती हैं, यानी कि यूएसए एंड इंडिया अगर ट्रेड कर रही है, यूएस से या तो हमसे बाय कर रही है या और इसका मतलब है इंडिया सेल कर रही है, या तो यूएस से हमें सेल कर रही है, यानी कि इंडिया क्या कर रही है, बाय कर रही है। तो क्यों ट्रेड करती है? नो कंट्री हैज एवरीथिंग, किसी भी कंट्री के पास सारे के सारे रिसोर्सेज नहीं होते। किसी कंट्री के पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, किसी कंट्री के पास ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी होती है, स्किल्ड लेबर ज़्यादा होती है, किसी के पास चीप लेबर ज़्यादा होती है। चीप लेबर से जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं ना तो इनको इंडिया याद आ जाता है। देखो, फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं, वियतनाम में भी जो है लेबर बहुत सस्ती होती है, बेटर क्लाइमेट, और कई कंट्रीज में क्लाइमेट कंडीशंस अच्छी होती हैं, राइट। इनकी वजह से हर हर कंट्री के पास बेटर नेचुरल रिसोर्सेज, बेटर टेक्नोलॉजी, चीप लेबर, स्किल्ड लेबर, बेटर क्लाइमेट नहीं हो सकता, इसीलिए कंट्रीज ट्रेड करके चलती हैं। देयरफॉर एक कंट्री क्या करती है, अपने आप को स्पेशलाइज बनाती है इन प्रोड्यूसिंग व्हाट दे डू द बेस्ट एंड ट्रेड विद अदर्स। जिस कंट्री में हम अच्छे होते हैं, जो भी कंट्री किसी चीज़ में अच्छी होती है, वो उसी चीज़ को प्रोड्यूस करती है और फिर उसी में ही वो क्या करती है, ट्रेड करती है। अब इसी ट्रेड की वजह से हमारे पास वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आती हैं, बट पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब है whenever we exchange the goods and services between the countries। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री बाय करती है, दूसरी कंट्री सेल करके चलती है। जो कंट्री बाय करती है मतलब वो कंट्री क्या कर रही है, इंपोर्ट कर रही है। जो कंट्री सेल करती है उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सपोर्ट कर रही है। इसी को ही हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पर ट्रांजैक्शन होती है बिटवीन द रेसिडेंट्स ऑफ द डिफरेंट कंट्री, मतलब बायर और सेलर दोनों अलग अलग होंगे। देखो, अगर सेम कंट्री के होंगे ना, सेम डोमेस्टिक टेरिटरी में होंगे, तो वो तो फिर इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगी ही नहीं, वो तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक ट्रेड होगी। डोमेस्टिक ट्रेड क्या होती है, सेम कंट्री में सेम बायर, मतलब सेम कंट्री में ही बायर और सेलर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ही बायर है, इंडिया में ही सेलर है, तो इसे हम डोमेस्टिक ट्रेड बोलेंगे, ना कि इंटरनेशनल ट्रेड। इट इन्वॉल्व्स ट्रांजैक्शन इन मल्टीपल करेंसीज। ऑब्वियसली अगर इंडिया इंपोर्ट कर रहा है मशीनरी फ्रॉम जापान, उसको पेमेंट किस में करनी पड़ेगी, जापानीज येन में या फिर यूएस डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी, राइट। एक्सचेंज रेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब जिस भी रेट पे हम एक्सचेंज करते हैं, जिस भी रेट पे हम, अगर ऑब्वियसली हमने बाय किया है तो एट सम प्राइस किया होगा ना, जो भी हमें प्राइस पे करना पड़ रहा है दैट इज व्हाट एक्सचेंज रेट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ डॉलर करना पड़ रहा है तो मतलब 1 रुपए 5 लाख डॉलर मुझे देने पड़े या $500 मुझे देने पड़े, तो उसकी इंडियन में करेंसी में कितनी वैल्यू है वो बताना, राइट। दैट इज नोन एज एक्सचेंज रेट। ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एज इट इन्वॉल्व्स हेट्रोजेनिटी ऑफ द कस्टमर एंड द करेंसीज, डिफरेंस इन द लीगल सिस्टम, बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड मोर एलेबोरेट डॉक्यूमेंटेशन। अगर मैं बात करूं कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, क्यों कॉम्प्लेक्स है, वाई द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि एक इंडियन सपोजिटली इंडिया की कंपनी है, वो सेल कर रही है टी यूके कंपनी को, ठीक है। तो पार्टी क्या है, ऑब्वियसली रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री है। यूके को हम टी भेज रहे हैं तो मतलब रेसिडेंट्स ऑफ किसी और के रेसिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्री को हम भेज कर चल रहे हैं। इंडिया क्या यूज करता है, इंडिया यूज करता है रुपीज। यूएस क्या यूज करता है एज अ करेंसी एक्सचेंज रेट, डॉलर। जापानीज क्या यूज करते हैं, जापानीज येन। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, तो इसका मतलब है डोमेस्टिक ट्रेड से ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन होता है, ऑब्वियसली इंटरनेशनल ट्रेड कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जो पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज है, डिफरेंट लोग डिफरेंट कंट्री में उनके टेस्ट, प्रेफरेंस, कल्चर, लाइफस्टाइल, प्रेफरेंसेस, इनकम अलग अलग है।
इंडिया के लोग स्पाइसी फूड जो है वो प्रेफर करते हैं, बाहर के लोग लेस स्पाइसी, यूरोप के लोग लेस स्पाइसी फूड जो है वो प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए एक्सपोर्टर को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई करना पड़ता है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसीलिए बोला गया इट हैज कॉम्प्लेक्स हेट्रोजेनिटी ऑफ द कस्टमर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है क्योंकि हेट्रोजेनिटी है। कुछ लोगों को स्पाइसी फूड पसंद है। सिमिलरली हमें अपना कल्चर, हमें चीज़ें चेंज करनी पड़ती है इफ वी वांट टू ट्रेड विद अदर कंट्री। ठीक है, हर कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, जैसे मैंने बताया इंडिया की रुपीस है और यूएसए की डॉलर है, राइट। अगर $1 जो है उसके लिए हमें 96 रुपीस पे करने पड़ रहे हैं, और कल हो सकता है मुझे एक ही डॉलर खरीदने के लिए 95 रुपीस पे करने पड़ रहे हैं। तो ये जो फ्लक्चुएशन होती है डॉलर में, इससे मेरा प्रॉफिट भी इम्पैक्ट होता है। ओके, फिर उसके बाद मेरे पास आता है डिफरेंट लीगल सिस्टम। देखो, हर कंट्री का टैक्सेशन सिस्टम, हर कंट्री के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल्स, हर कंट्री के लेबर, हर कंट्री के एनवायरनमेंट, कंज्यूमर्स के रूल्स अलग अलग हैं। ठीक है, एक मेडिसिन सपोजिटली इंडिया में अप्रूव है, बट मे बी यूएसए में अप्रूवल जो है वो यूएसए के रूल्स के अकॉर्डिंगली लेनी पड़े, तो कॉम्प्लेक्सिटी है। डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, हर कोई हर कंट्री अपने अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस को फॉलो करता है। जापान वैल्यू करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को, यूएसए मोर फोकस करता है कॉन्ट्रैक्ट्स को, मिडल ईस्ट डिफरेंट तरीके से नेगोशिएट करके चलता है। सो डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट क्राइटेरिया टू डू द बिजनेस। ठीक है, डिफरेंट बिजनेस प्रैक्टिसेस होती हैं, तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट भी बहुत डिफरेंट रहती है, क्योंकि बहुत कंट्रीज में हमें क्या चाहिए, इनवॉइस चाहिए होता है, बिल ऑफ लेडिंग, शिपिंग बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट, कस्टम डॉक्यूमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, पेपर वर्क भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ली हैं, आई होप इंटरनेशनल आपको ये अच्छी लगेंगी, मतलब समझ में आएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड विद थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरी ओवर द टाइम पीरियड इंट्रोड्यूस करी। क्या बोली, क्यों कंट्री ट्रेड करके चलती है विद ईच अदर, मैंने यहाँ पे रीजन लिख दिया। ठीक है, मेजर थ्योरीज है मर्केंटाइल व्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्चर ओहलिन थ्योरी ऑफ ट्रेड, न्यू ट्रेड थ्योरी, एनटीटी। तो ये हमें 5 थ्योरीज जो है वो कवर करके चलनी है इस यूनिट में। तो सबसे पहले आता है मर्केंटाइल व्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, ये सबसे पहली थ्योरी थी, सबसे इंटरनेशनल थ्योरी में, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी में सबसे पहली थ्योरी यही थी। ठीक है, ये कब हुई, 16th to 18th सेंचुरी में हुई। आपने अब ऑलरेडी मेरे से इंडियन इकोनॉमी जो है वो पढ़ा हुआ है, राइट। यू एवरीबडी नो कि 16th एंड 18th सेंचुरी का मतलब क्या है ना। 16th एंड 18th सेंचुरी का मतलब क्या है, यू ऑलरेडी नो दिस। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द अदर। एट दैट टाइम countries believe that wealth depend on the amount of the gold and silver called specie they possessed. सो यहाँ पे उन्होंने बोला कि उस टाइम पे इंटरनेशनल मर्केंटाइल थ्योरी ऑफ ट्रेड में उन्होंने बोला कि यहाँ ये जो सबसे पहले थ्योरी आई थी, तो वेरियस इकोनॉमिस्ट, वेरियस मर्केंटलिस्ट ने सोचा क्या कि वेल्थ कैसे डिपेंड करती है, एक कंट्री के पास कितना पैसा होना चाहिए होगा वो डिपेंड करता है गोल्ड और सिल्वर जितना उसके पास होगा। ठीक है, तो मेन मतलब आप अगर अपने आप को रिच दिखाना चाहते हो तो मोर गोल्ड यू मस्ट हैव, मोर सिल्वर यू मस्ट हैव। ज्यादा गोल्ड का मतलब है ज्यादा रिचर नेशन। तो गोल्ड कैसे इंक्रीज करेगा, गोल्ड तभी इंक्रीज होगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे ज्यादा, when you will export more। जब आप एक्सपोर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली मतलब आप क्या कर रहे हो, चीजें सेल कर रहे हो, आपको जो पेमेंट आएगी वो किस टर्म्स में आएगी, ऑब्वियसली गोल्ड की टर्म्स में आएगी। तो आपके गोल्ड के रिजर्व्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल बिकम रिच। तो जब भी एक कंट्री एक्सपोर्ट करती है फॉरेन कंट्रीज को पेमेंट करनी पड़ेगी। अर्लियर दिस मनी वॉज ऑफन रिसीव्ड एज गोल्ड एंड सिल्वर। अभी जैसे पेपर करेंसी में मिलती है, अभी अभी किस में मिलती है, डॉलर्स में मिलती है। तो इसीलिए इंडिया के पास डॉलर रिजर्व्स क्या होंगे, ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। अगर एक कंट्री के पास ज्यादा डॉलर रिजर्व्स है, इट मींस दैट इज अ रिच कंट्री। देयरफॉर एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज करेगा नेशनल इंपोर्ट्स, और इंपोर्ट करो लेस, क्योंकि अगर इंपोर्ट इंक्रीज हुए तो गोल्ड बाहर जाएगा, तो वो
दूसरी कंट्री को रिच बनाएगा, ना कि हमारी कंट्री को। देयरफॉर इंपोर्ट शुड डिस्करेज्ड। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्या बनाई? गवर्नमेंट की पॉलिसी की थी कि गवर्नमेंट ने, मर्केंटलिस्ट ने सपोर्ट किया, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज लगा दो, क्योंकि इंपोर्ट को क्या करना है? डिस्करेज करना है। ज्यादा इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज होंगी ना, 355% होंगी, है ना। इंडियन इकोनॉमी में हमने पढ़ा था ना कि सबसे पहले कितनी हाईएस्ट इकोनॉमी हाईएस्ट टैरिफ कितने लगाए गए थे, इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगाई गई थी? 355%। दैट इज सब डिस्करेज होगा, लोग कहेंगे इतना महंगा प्रोडक्ट कैसे ले, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन लगाओ, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो। गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर को क्या करना चाहिए? प्रमोट करना चाहिए। सपोज इंडिया क्या कर रहा है, 500 करोड़ के गुड्स को क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट कर रहा है 300 करोड़। इसका मतलब वी आर एट सरप्लस। क्यों? क्योंकि हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। अगर कितना सरप्लस है? 200 करोड़ का। एक्सपोर्ट करना, बाहर माल बेचना, सेल करना, एडवांटेजेस पोजीशन। बाय हम, मतलब एक्सपोर्ट का मतलब होता है सेल करना, और इंपोर्ट का मतलब होता है बाय करना। सिंपल। तो एक्सपोर्ट सेलिंग शुड बी मोर देन द बाइंग। तो सरप्लस कितना हुआ? 200। तो मर्केंटलिस्ट ने बोला ये तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इन्होंने बोला जीरो सम गेम है। मर्केंटलिस्ट बिलीव एक कंट्री का गेन, अनदर कंट्री का लॉस। मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर एक कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा है तो दूसरी कंट्री से ही तो गोल्ड आ रहा है। अगर हमारी कंट्री से गोल्ड जा रहा है तो मतलब हमारा नुकसान, अगले बंदे का क्या है? गेन है। तो मीनिंग अगर इंडिया को 100 रुपया मिला, सम अदर कंट्री लूजेस 100। तो इसी को ही बोलते हैं हम क्या? जीरो सम गेम। सपोज इंडिया के पास 50 करोड़ आया, पाकिस्तान ने 50 करोड़ लूज किया, नेट गेन टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड के पास जीरो होगा। बट इन मर्केंटलिस्ट बोला कि नोबडी एक्चुअली क्रिएट्स एडिशनल वेल्थ, दैट्स व्हाई दिस इज जीरो सम गेम। ठीक है, एक कंट्री का गेन, दूसरी कंट्री का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। म्यूचुअली गेनफुल ट्रेड होती है। मर्केंटलिस्ट बिलीव म्यूचुअली गेनफुल ट्रेड इज नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोथ कंट्रीज कैन नॉट बिकम रिचर टुगेदर। ठीक है, एक को जीतना पड़ेगा, एक को लूज करना ही पड़ेगा। तो ये थ्योरी क्यों नहीं सक्सेसफुल हुई? क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसको डिसएग्री करा। उन्होंने बोला कि बोथ कंट्री शुड बेनिफिट थ्रू स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड। स्पेशलाइजेशन कब आती है? जब आप एक ही चीज को बार बार करते हो तो स्पेशलाइजेशन आएगी, आप अच्छे से स्किलफुल हो जाओगे। एंड ट्रेड करने से ऑब्वियसली एक कंट्री तभी ट्रेड करेगी जब उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो। ठीक है, तो इन्होंने लेटर इन दो इकोनॉमिस्ट ने प्रूव कर दिया। अब ये मैंने थोड़ी सी समरी लिखी थी यहाँ पे। Now, second theory is theory of absolute advantage by Adam Smith। और कब दी? 1776 में दी। He is known as the what? Father of economics। बुक्स कौन सी लिख ली थी? इंक्वायरी इनटू द, है ना, इंक्वायरी वाली थी ना। क्या थी? कमेंट करो। नेचर ऑफ वेल्थ, कुछ ऐसा था, है ना। तो उन्होंने बोला मर्केंटलिज्म को उन्होंने क्या किया? क्रिटिसाइज किया, बोला गलत बोला जो भी बोला। ठीक है, अब इसको एक बारी रीड कर लो, तब फिर मैं शुरू करवाती हूँ। तो एडम स्मिथ जी ने बोला कि कंट्री को स्पेशलाइज करना चाहिए उन गुड्स में जिसमें मैं बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीए में पढ़ाने में बहुत अच्छी हूँ तो मुझे वही चीज़ ही पढ़ानी चाहिए। मेरे को मैथ्स, मेरे को 9th 10th 11th मतलब नहीं करना चाहिए जिस चीज़ में मैं अच्छी नहीं, मैं अगर साइंस में अच्छी नहीं हूँ तो आई शुड नॉट डू दैट। सिमिलरली उन्होंने बोला कि उस कंट्रीज को वही प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें वो क्या है? एफिशिएंट है। देन एक्सचेंज ऑफ दोज गुड्स विद द कंट्री, उसी गुड्स को ही हमें क्या करना चाहिए? एक्सचेंज करना चाहिए। जो अदर कंट्री अच्छी है, स्पेशलाइज है, उसको उस पर करना चाहिए। मैम कोई अगर अच्छा ही नहीं हुआ तो फिर उसे ट्रेड ही नहीं करना चाहिए, है ना। एक कंट्री के तभी हर कोई जो है वो रिचर बनेगा। A country has absolute advantage if it can produce more output using the same amount of resources or same output using the fewer resources than the country।
क्या मतलब है, कह रहे एक कंट्री तभी एब्सोल्यूट एडवांटेज में होगी अगर ये ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएगी, मोर आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगी जितने भी उसके पास रिसोर्सेज हैं, या फिर सेम आउटपुट भी वो प्रोड्यूस कर पा रही है बट यूजिंग द फ्यूअर रिसोर्सेज, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज विदाउट वेस्टेज करके आप उतना ही प्रोड्यूस कर लो, वो भी बहुत बढ़िया है देन द अदर कंट्री। यहाँ पे इन्होंने माना कि लेबर ही क्या है, ओनली इनपुट है, मतलब हम लैंड, कैपिटल, मशीनरी, इन सबको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, सिर्फ लेबर ही हम क्या करके चल रहे हैं, प्रोडक्शन में यूज करके चल रहे हैं, बाकी सारे रिसोर्सेज यानी कि लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, मशीनरी हो गया, इन सबको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, इसीलिए ये थ्योरी बहुत सिंपल हो गई। ठीक है, तो कंट्रीज को गेन कैसे मिलेगा, क्योंकि वो सब कुछ प्रोड्यूस करने के अलावा सिर्फ उस पे ही फोकस कर रही है जिसपे वो एफिशिएंट है, तो इसकी वजह से उसकी उस प्रोडक्ट में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, मतलब बार बार अगर एक काम को करेगा तो और अच्छा बन जाएगा, है ना, और इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, बोथ कंट्रीज विल बिकम रिचर। ठीक है, perfect, तो ability of country to produce greater quantity of the good than the competitors using the same amount of resources, तो हम same amount of resources बना के चल रहे हैं because we are efficient, हम इकोनॉमिकली चीजों को यूटिलाइज कर रहे हैं, इसीलिए हमारा खर्चा क्या आ रहा है, कम आ रहा है, इसीलिए हम ज्यादा क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। Trade will happen only if two goods can produce one good at absolutely lower cost than the another country. Trade तभी होगा जब आप दूसरी कंट्री से सस्ता बना पा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल दूसरी कंट्री अगर 5 रुपए का बना पा रही है तो आप उसे 4 रुपए में बना पा रहे हो, तभी आपके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बट अगर आप वही चीज को 7 रुपए में बना पा रहे हो तो नो, आपसे कोई क्यों खरीदेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ओनली, नॉट पॉसिबल, है ना, तो आपके पास कॉस्ट एडवांटेज होनी चाहिए, हर कंट्री की एब्सोल्यूट एडवांटेज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ अदर कंट्री गुड्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंट्री है इंडिया एंड यूएसए, इंडिया कितना वीट प्रोड्यूस कर रहा है 100 और यूएसए कितना वीट प्रोड्यूस कर रहा है 60, मतलब हम ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके कर पा रहे हैं, वेयर एज यूएसए, इंडिया कितनी कार्स प्रोड्यूस कर पा रहा है 50 और यूएसए कितनी कार प्रोड्यूस कर पा रहा है 120, इसका मतलब है यूएस से ज्यादा कार प्रोड्यूस कर पा रहा है, इंडिया ज्यादा वीट प्रोड्यूस कर पा रहा है। इसका रीजन भी है क्योंकि यहाँ पे फार्मिंग एक्टिविटी, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन वैसा है, राइट, इंडिया इज बेटर एट वीट, यूएसए इज बेटर एट कार्ड्स, देयरफॉर इंडिया को क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट, इंडिया को एक्सपोर्ट करना चाहिए ऑब्वियसली वीट, और यूएसए को क्या एक्सपोर्ट करना चाहिए, ऑब्वियसली कार्स, सो कार बोथ बोथ विल गेन, ए विल प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट वीट while B will cloth, अरे अरे अरे, B will car, इन दिस थ्योरी मैनेजमेंट इज पॉसिबल। ठीक है, तभी हमारा गेन होगा। अब कुछ तो एब्सोल्यूट एडवांटेज की भी लिमिटेशन थी, डिसएडवांटेजेस थी, क्या, अगर एक कंट्री बेटर है प्रोड्यूसिंग सब कुछ, मतलब यूएसए इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग कार ऑल्सो, यूएसए इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग वीट ऑल्सो, तो एब्सोल्यूट एडवांटेज तो चलेगी ही नहीं, यूएसए वीट भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, कार भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड हो ही नहीं पाएगा, बट इन रियलिटी ट्रेड विल स्टिल हैपन। ठीक है, क्योंकि ये लिमिटेशन जो थी किन्होंने सॉल्व करी, डेविड रिकार्डो ने सॉल्व करी थ्रू थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। नाउ लेट्स स्टडी थ्योरी ऑफ, ये मैंने यहाँ पे ना इन दोनों का डिफरेंस लिखा था, ठीक है, तो इसको पढ़ के चलना, मतलब अभी हमने मर्केंटाइलिस्ट थ्योरी पढ़ी, इस अभी हमने एब्सोल्यूट एडवांटेज पढ़ी। नाउ लेट्स सी थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज व्हिच इज गिवन बाय द रिकार्डो इन 1817, पीछे कहाँ पे लिखा था 1776, राइट, अब इस इन्होंने कब लिखी 1817 में लिखी, ओके, कि डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज किया, बेटर किया। रिकार्डो ने बोला अगर वन नेशन इज लेस एफिशिएंट देन अदर नेशन इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल कमोडिटी देयर इज स्टिल स्कोप फॉर म्यूचुअल बेनिफिशियल, मतलब स्टिल हम ट्रेड तो कर सकते हैं। In above example, A has absolute advantage in wheat and car, but A has, अच्छा यहाँ पे हमने क्लोथ ही लिया हुआ है,
and cloth A has greater absolute advantage while the B has the lower disadvantage. अब let's study सबसे पहले एडम स्मिथ ने क्या बोला था, ट्रेड पॉसिबल तभी है जब each country has absolute advantage in one product, but what if another country is better at every product, क्या ट्रेड रुक जाएगी? डेविड रिकार्डो ने बोला नहीं, नॉट पॉसिबल, ट्रेड तब भी होगी अगर एक कंट्री सब जगह सब चीज में प्रोडक्शन कर रही है ना, तब भी ऐसा नहीं है, मतलब यूएसए इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग द कार, यूएसए इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग द वीट, यूएसए इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग द क्लोथ, हर चीज की प्रोडक्शन वो पॉसिबल कर रहा है। तो कह रहा है इंडिया और यूएसए में फिर ट्रेड ही नहीं होगा, तो ट्रेड तो होगा, कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। इवन इफ ए कंट्री इज लेस एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग एवरी कमोडिटी, बोथ कंट्री विल बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड। ऐसा नहीं है कि यूएसए ही एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा। तो इंडिया क्या एक्सपोर्ट करे? कह रहे दिस इज बिकॉज countries should specialize according to the comparative advantage, not absolute advantage. Absolute मतलब 100% advantage। कह रहे इसीलिए नहीं करती क्योंकि कंट्री एक्सपोर्ट इसीलिए नहीं करती क्योंकि वो एब्सोल्यूट एडवांटेज चाहती है, वो 100% चाहती है, वो इसीलिए करती है क्योंकि कंपैरेटिव एडवांटेज चाहती है। इवन इफ वन नेशन इज लेस एफिशिएंट देन अनदर, देयर इज स्टिल स्कोप फॉर म्यूचुअली बेनिफिट ट्रेड, जिसको हम एमजीटी बोल के चलते हैं। ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब क्या है? प्रोड्यूसिंग गुड एट लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंपेयर टू द अनदर, और कंट्री को प्रोड्यूस करने चाहिए वो प्रोडक्ट जिसमें वो सेक्रीफाइस कर सकता है लीस्ट। फॉर एग्जाम्पल एक कंट्री है ए एंड बी, यानी कि इंडिया एंड यूएसए। इंडिया कितना वीट प्रोड्यूस कर रहा है? 6, तो मतलब इट इज हैविंग बेटर एडवांटेज, और यूएसए कितना वीट प्रोड्यूस कर रहा है? ओनली 1, बट इंडिया कितना गुड क्लोथ प्रोड्यूस कर रहा है? ज्यादा एज कंपेयर टू बी, तो मतलब इंडिया इज एट बेटर पोजिशन एज कंपेयर टू इन द वीट ऑल्सो, इन द क्लोथ ऑल्सो। तो क्या इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड ही नहीं होना चाहिए? कह रहा जो ए है वो प्रोड्यूस कर रहा है ज्यादा वीट एंड ज्यादा क्लोथ देन द कंट्री बी। ठीक है, सो ए हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ ट्रेड तो पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज बी हैज नो एब्सोल्यूट एडवांटेज, बट रिकार्डो डिसएग्रीड। उन्होंने बोला रेशियो क्या है? रेशियो है 6:1 वीट की। ठीक है, इसका मतलब है ए जो है वो 6 टाइम्स बेटर है, 6 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। जहां पर जो कंट्री बी है वो वन प्रोडक्ट बना पा रही है, उसी गिवन टाइम पर ए जो है वो 6 प्रोडक्ट्स बना पा रहा है। इसका मतलब ए इज एफिशिएंट 6 टाइम्स। क्लोथ ए इज टू बी 4:2, ए जो है वो 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। ठीक है, 4:2। इसका मतलब क्या है? 4:2 की कटिंग हो पा रही है ना, इसीलिए 2:1। तो इसका मतलब क्या है? जो ए है वो क्या है? ए 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट है। ए की किस में ज्यादा है, मतलब किस में एफिशिएंसी ज्यादा है? जो वीट में वो 6 टाइम्स ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रहा है, और क्लोथ में वो 2 टाइम्स ज्यादा अच्छा कर पा रहा है। किस में ज्यादा अच्छा कर पा रहा है? कंपैरिजन वो अपने साथ कर रहा है, मैं वीट में अच्छा कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप अकाउंट्स और लॉ में कंपेयर कर पा रहे हो। ठीक है, आप कहते हो मेरा अकाउंट्स ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू लॉ। आपने कंपैरिजन किसके बीच में किया? खुद से किया, खुद का, है ना? क्या बोला कि मेरे को अकाउंट्स में ज्यादा एफिशिएंसी, तो आप ज्यादा अकाउंट्स कर रहे हो क्योंकि आपको पता है, पर ऐसा भी नहीं आप लॉ को इग्नोर कर रहे हो, है ना? तो आप क्या कर रहे हो? अकाउंट्स पे ज्यादा फोकस करके कर पा रहे हैं। नोटिस समथिंग, ए सुपीरियरिटी इज मच ग्रेटर इन द वीट देन इन क्लोथ, देयरफॉर ए को किस में स्पेशलाइजेशन लेनी चाहिए? ऑब्वियसली इन द वीट लेनी चाहिए। नाउ इफ वी लुक एट द कंट्री बी, कंट्री दोनों ही प्रोडक्ट्स में वीकर है, इट्स डिसएडवांटेज बट स्मॉलर इन द वेल्थ। कैसे? यहाँ पे वो 2 टाइम्स बेटर तो कर पा रही है ना? तो हेंस बी शुड स्पेशलाइज इन द क्लोथ। तो कंक्लूजन, कंट्री ए को ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी वीट को, कंट्री बी जो है वो क्लोथ को एक्सपोर्ट कर लेगी। ठीक है, बोथ कंट्रीज बिकम बेटर ऑफ। अब होगा क्या? जब ये सारे अपने एफर्ट्स, कंट्री ए जो है वो अपने सारे एफर्ट्स वीट में लगाएगी, क्लोथ को भी, क्लोथ की अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट वो लूज करेगी, इसके एफर्ट्स भी कहाँ जाएंगे? वीट में जाएंगे, मतलब ज्यादा रेवेन्यू जो है वो अर्न कर पाएगी। सिंपल सी बात है।
ठीक है, मतलब जो एफर्ट वो क्लोथ में लगा रही थी वो भी एफर्ट वो क्या किसमें लगाएगी, वीट में लगाकर चलेगी. सो दिस इज म्यूचुअली गेनफुल ट्रेड, दैट इज MGT. Meaning both countries gain from the international trade. Greater absolute advantage. Product in which country is more efficient than others. Here country A advantage is wheat. Lower country B is less efficient in the cloth. Hence B should produce the cloth. Why do both countries gain? Because each country specialized in relative efficiency is highest. अब ऊपर देखें, बी वीट में कितना एफिशिएंट है 1 टाइम, क्लोथ में कितना एफिशिएंट है 2 टाइम, मतलब ज्यादा एफिशिएंसी किस में दिखा रहा है, वो क्लोथ में दिखा रहा है. तो इसीलिए उसको क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, क्लोथ प्रोड्यूस करना चाहिए. इससे उसकी लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी, मोर स्पेशलाइजेशन होगी, मोर कंजम्पशन होगी, हायर इनकम होगी. अब ये कंपैरिजन है जो आप लोग करने वाले हो. ठीक है, 4 पॉइंट्स आते हैं. देन फोर्थ, थर्ड थ्योरी है ना, ये फोर्थ है ना. पहले हमने थ्योरी पढ़ी मर्केंटाइलिस्ट वाली, दूसरी हमने थ्योरी पढ़ी विच इज गिवन बाय एडम स्मिथ कम एब्सोल्यूट एडवांटेज वाली, फिर हमने पढ़ी रिकार्डो वाली, है ना. अब हम पढ़ रहे हैं हैकर ओहलिन थ्योरी, जिसको हम फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोलते हैं और मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं. यानी कि ये किसने दी थी, एली हेक्टर एंड बेल्टिन ओहलिन ने दी थी ना. उन्होंने बोला फैक्टर एंडोमेंट क्या होता है, तो फैक्टर एंडोमेंट का मतलब है क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, entrepreneur, right? So factor endowment means the quantity of and the availability of factor of production जो country possess करके रखती है. main factors क्या है, labor and capital. उन्होंने बोला land नहीं है, उन्होंने बोला entrepreneur नहीं है. main factors are only land and the labor and the capital. ऊपर ना यहाँ पर एडम स्मिथ ने क्या बोला था, एडम स्मिथ ने बोला था कि यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ किसको कंसीडर कर रहा हूँ, लेबर को कंसीडर करके चल रहा हूँ. अब मेन आइडिया क्या था, कंट्री को स्पेशलाइज करना चाहिए. सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा लेबर होती है, कुछ कंट्रीज के पास बहुत ज्यादा कैपिटल होती है. तो कंट्री को वो ही प्रोडक्शन करनी चाहिए जिसमें वो अबंडेंस है, जिसमें उसके रिसोर्सेज क्या है, बहुत ज्यादा है. अगर इंडिया के पास ज्यादा लेबर है तो उसे लेबर वाले प्रोडक्ट्स करने चाहिए. अगर किसी कंट्री के पास लैंड ज्यादा है तो उसे लैंड वाले प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा करने चाहिए. कंट्री शुड स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज दे प्रोसेस इन अबंडेंस. थ्योरी स्टेट्स अ कंट्री विल एक्सपोर्ट गुड्स दैट विल रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ द अबंडेंट फैक्टर. अभी क्लैरिटी मिल जाएगी. इंपोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर इंटेंसिव यूज ऑफ द स्कार रिसोर्सेज. जो आपके पास रिसोर्सेज स्कार हैं वो आप लोग क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो. जो रिसोर्सेज आपके पास अबंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा है, उनको यूज करके आप क्या करो, एक्सपोर्ट करो. सपोजिटली अ कंट्री हैज लेबर अबंडेंट कंट्री, सपोज द कंट्री इज लेबर अबंडेंट कंट्री. फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते इंडिया की, है ना, हमारा देश महान. सपोज अ कंट्री हैज ह्यूज पॉपुलेशन, बहुत सारे वर्कर्स हैं, बहुत सारी वेजेस हैं, लो वेजेस हैं, ठीक है. ह्यूज पॉपुलेशन है, बहुत सारे वर्कर्स हैं और वेजेस भी क्या है, इसी वजह से लो है. एग्जाम्पल इंडिया, बांग्लादेश, वियतनाम, सच कंट्रीज को क्या करना चाहिए, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, लेदर प्रोडक्ट्स, फुटवेयर प्रोडक्ट्स पे प्रोडक्शन ज़्यादा करनी चाहिए. इन प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत सारी लेबर की रिक्वायरमेंट होती है. तो दीज आर नोन एज लेबर इंटेंसिव गुड्स. हेंस लेबर अबंडेंट कंट्री को लेबर इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए. कैपिटल अबंडेंट कंट्री लाइक यूएसए, जर्मनी, जापान हैव एडवांस टेक्नोलॉजी. इसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, मॉडर्न मशीनरी की जरूरत होती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, हैवी मशीनरी, लग्जरी कार्स, ठीक है. तो इनको रोबोटिक्स, तो इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इसको बोलते हैं कैपिटल इंटेंसिव गुड्स. हेंस कैपिटल अबंडेंट कंट्रीज को एक्सपोर्ट करना चाहिए ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को. अगर लेबर ज्यादा है तो लेबर को एक्सपोर्ट करो, अगर कैपिटल ज्यादा है तो कैपिटल को एक्सपोर्ट करो. इंडिया के पास ज्यादा लेबर फोर्स है और वेजेस का रेट भी क्या है, वेज रेट भी क्या है, कम है. और इसको एक्सपोर्ट क्या करना चाहिए, टेक्सटाइल, सॉफ्टवेयर, हैंडीक्राफ्ट सर्विसेज. इंपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज तो मैम स्किल्ड में आ गए, हाँ, मतलब आपके पास स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर दोनों की बात हो रही है.
ओके और इंपोर्ट क्या करनी चाहिए, हैवी मशीनरी, एडवांस मेडिकल इक्विपमेंट, एग्जैक्टली व्हाट हिकर ओहलिन थ्योरी प्रेडिक्ट्स। तो इसी में ही ना एक और थ्योरी आती है दैट इज नोन एज फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरी, क्योंकि हम फैक्टर एंडोमेंट पढ़ रहे हैं, इसी के साथ फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम है। वो कहता है कि ये हैकर ओहलिन थ्योरी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है, मतलब अगर हैकर ओहलिन थ्योरी की इतनी जुबान है तो फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन की इतनी जुबान है ना। So meaning international trade gradually makes the prices of factor of production, wages, return on capital more similar across the different countries। तो कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो इक्वल कर देता है, मतलब इक्विलिब्रियम में ला देता है। वो कैसे, कहते हैं इंस्टेड ऑफ मूविंग वर्कर्स और मशीन अक्रॉस बॉर्डर्स, हम ये नहीं करते कि हमारी लेबर उधर भेजो, हमारे मशीन्स उधर भेजो, बॉर्डर्स में कंट्रीज ट्रेड करती हैं गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दोज फैक्टर्स। जैसे कि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स वर्क्स ऑलमोस्ट लाइक ट्रेडिंग द फैक्टर देमसेल्फ। कहते हैं कि हम जिस तरीके से फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरीके से हम फैक्टर्स को भी क्या करेंगे, ट्रेड करके चलेंगे। जैसे कि इंडिया एक्सपोर्ट क्या कर रहा था, लेबर इंटेंसिव गारमेंट्स, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इंडियन वर्कर्स टू अमेरिका, वो क्या करता है, इंडिया क्या करता है, गारमेंट्स मतलब फिनिश्ड गुड्स को हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करके चल रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि लेबर को भेज दो उधर, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका इफेक्टिवली रिसीव्स द बेनिफिट ऑफ इंडियन लेबर थ्रू इंपोर्ट्स। सिमिलरली अमेरिका एक्सपोर्ट्स कैपिटल, तो इंटेंसिव मशीनरी, तो इंडिया बेनिफिट्स फ्रॉम द अमेरिकन कैपिटल विदाउट इंपोर्टिंग द मशीन यूज्ड इन द प्रोडक्शन, क्योंकि मशीन्स में तो बहुत कॉस्ट लग जाएगी, है ना। अगर हम मशीन यहाँ पे लगा देंगे तो पर्पस सॉल्व ही नहीं होगा, फिर तो लेबर हमारी ऐसे पड़ी रहेगी। तो इसीलिए बोल रहे हैं हेंस ट्रेड इन गुड्स एज सब्स्टिट्यूट फॉर द मूवमेंट ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। कौन मूवमेंट कर रहा है, ओनली टेंजिबल गुड्स मूवमेंट कर रहे हैं। इन शॉर्ट आप स्पेशलाइज करो एक्सपोर्ट में बाय डूइंग द प्रोडक्शन इंटेंसिव ऑफ यूज अबंडेंट रिसोर्सेज। अगर आपके पास लेबर अबंडेंट है तो यूज ऑफ द लेबर अबंडेंट रिसोर्सेज, लेबर इंटेंसिव गुड्स, वेयर एज अगर आपके पास दूसरे गुड्स ज्यादा है तो आप उसके ऊपर करके चलिए। लेबर अबंडेंट कंट्री प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स, लेबर अबंडेंट कंट्री प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट लेबर इंटेंसिव गुड्स। फैक्टर प्राइस इक्विलाइजेशन थ्योरम, ठीक है, ये मैंने इन शॉर्ट लिख के चली थी। अब ये भी कंपैरिजन है बिटवीन द हैकेल-ओहलिन थ्योरी एंड द मॉडर्न थ्योरी, ये आप खुद से करोगे क्योंकि दिस कैन बी डन, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ लगेगा आई एम हेयर, ओके, बट ट्राई कि आप इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। Now comes our last theory that is known as NTT, that is न्यू ट्रेड थ्योरी, ठीक है। एनटीटी ट्रेडिशनल थ्योरीज ने बोला कि कॉस्ट में डिफरेंसेस आते हैं, आप लेबर अगर आपके यहाँ पे चीप है तो आपको प्रोडक्शन भी क्या लगेगी, चीप लगेगी, तो आप बाहर उसे अच्छे से बेच पाओगे कंपैरेटिव रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से। बट हम आज के टाइम पे डिफरेंट चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या मॉडर्न ऑब्जर्वेशन क्या हुई, कंट्रीज जो है वो ट्रेड करती हैं सिमिलर प्रोडक्ट विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल जर्मनी कार किसको एक्सपोर्ट कर रहा है, जापान को, जापान एक्सपोर्ट क्या कर रहा है, कार जर्मनी को, मतलब ये भी कार भेज रहा है, ये भी कार भेज रहा है। यूएसए एक्सपोर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर इंडिया को, इंडिया भी एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए सॉफ्टवेयर यूएसए को। साउथ कोरिया चाइना बोथ एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक्स टू ईच अदर। क्यों, क्योंकि ट्रेडिशनल थ्योरीज कैन नॉट फुली एक्सप्लेन दिस, पर न्यू ट्रेड थ्योरी डेवलप हुई जिसने बोला अगर कल को जाकर आप इकोनॉमिस्ट बने, आपको कोई न्यू थ्योरी बनानी हुई तो आप वो भी बना सकते हो। आपको कोई इकोनॉमी को देख के कुछ दिमाग में आता है तो आप भी थ्योरी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, मार्केट स्ट्रक्चर कह रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू ट्रेड थ्योरी मार्केट जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है। बहुत सारी फर्म्स हैं सिमिलर हैं बट उनके डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं। आई होप आपको ये सब मीनिंग क्लियर है। रीजन बीइंग आपने मार्केट के चैप्टर जो है वो पढ़ लिया हुआ है। आपके पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड कंपटीशन है, फॉर एग्जांपल एप्पल, सैमसंग, वन प्लस, ऑल सेल स्मार्टफोन्स फोन्स, बट उसके सबके क्या है, यूनिक फीचर्स हैं, यूनिक ब्रांडिंग है। अब न्यू ट्रेड थ्योरी में सबसे पहले हमने रीजन क्या पढ़ा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और दूसरा क्या है, नेटवर्क इफेक्ट्स। क्यों हम सेम प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज होगी,
है ना। ये हमने किस में पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ा था। ये क्यों होता है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट अब स्प्रेड होनी शुरू हो जाती है। एक कार कंपनी है जो 1000 कार्स प्रोड्यूस कर रही है, उसकी हाईएस्ट कॉस्ट है पर कार। देन अ कंपनी प्रोड्यूसिंग द 1 लाख कार्स, क्योंकि एक कंट्री जो एक मैं हूँ सपोजिटली, अगर मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ तो उसकी कॉस्ट मुझे ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू टीचिंग द 200 स्टूडेंट्स, है ना। उसकी कॉस्ट मुझे ऑटोमेटिकली क्या आएगी, कम आएगी। सिमिलरली हायर पर कार देन अ कंपनी प्रोड्यूसिंग द 1 लाख कार्स। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो होती है वो कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है। देयरफॉर कंट्रीज जो है वो स्पेशलाइज होती हैं, और लार्ज जो कंट्री जिस भी चीज़ में स्पेशलाइज होती हैं वो उस चीज़ में लार्जर क्वांटिटी क्या करके चलती है, एक्सपोर्ट करके चलती है। ठीक है। नेटवर्क इफेक्ट और बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट तो हमने मैम डिमांड चैप्टर में पढ़ा था, बिल्कुल जो हमने पढ़ा है ना, अब उसी का ही बस थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इंक्रीजेस एज पीपल मोर यूजेस। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, जितने लोग ज्यादा व्हाट्सएप यूज करेंगे उतनी क्या है एडवांटेज, क्या है, ज्यादा आएगी, है ना। इफ ओनली 2 पीपल यूज व्हाट्सएप तो इसकी लिमिटेड वैल्यू है। अगर एवरीवन यूजेस व्हाट्सएप तो कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। इफ its usefulness increases because of larger number of user. More users lead to more software support, more developers, more better compatibility. अब ज्यादा यूजर होंगे तो ज्यादा सॉफ्टवेयर सपोर्ट होगा, है ना। ज्यादा डेवलपर्स आएंगे, ज्यादा कंपैटिबिलिटी होगी, इससे क्या होगा, ज्यादा वैल्यू जो है वो इंक्रीज होने वाली है। दैट इज नोन एज बैंड वैगन इफेक्ट। मतलब ज्यादा आपका कलेक्शन हो पा रहा है, बैंड वैगन इफेक्ट। पीपल ज्वाइन बिकॉज मेनी पीपल आर ऑलरेडी यूजिंग द प्रोडक्ट। अब ये यहाँ पर क्या है, ऑब्वियसली थ्योरी है। एब्सोल्यूट एडवांटेज किसने दी, एडम स्मिथ ने, कंपैरेटिव डेविड रिकार्डो ने, हैकलिन ने फैक्टर प्राइस थ्योरी, एंड देन लास्ट कम्स न्यू ट्रेड थ्योरी। अब कंट्रीज सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कार्स। मार्केट टेक्स द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। रीजंस क्या है, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड नेटवर्क इफेक्ट्स। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज एनहांस्ड। फॉर एग्जांपल एक कंट्री मारुति की कार में अच्छी है तो दूसरी कंट्री और BMW की प्रोडक्शन में अच्छी है ना। तो इसलिए वो क्या कर रही है, एक्सचेंज करके चल रही हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप एंड विंडोज सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। सो we are done with the unit 1. In the next part we will be covering the unit 2 of international trade. Till that time please revise the chapters. Thank you so much. Goodbye, my dear future professionals.